नमस्कार, ज्ञान विविधता चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव और आपको आज टेंस टॉपिक के बारे में से जानकारी दे दी है। थोड़ा और अधूरा है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो अपन आज टेंस के टॉपिक पे ही चलते हैं। वैसे टेंस बताया हुआ है, एक टेंस है टेंस टॉपिक का। उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन मीन्स 8 सेंटेंस आते हैं। ठीक है, 8 सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दे रखा होता है बोर्ड के अंदर, आरबीएससी बोर्ड के अंदर ना, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब अपने सामने ये है कि कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर टेंस किस तरीके से याद करें। टेंस के देखो 2 तरीके से आपको है। एक टेंस याद करने के बाद देखो टेंस का यूज ग्रामर में भी यूज होता है। टेंस का यूज अपन जब कोई चीज सोचते हैं, इसको अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं, तब टेंस का यूज होता है। अब कभी कभी टेंस फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, उसके अंदर भी होता है। तो टेंस इंग्लिश के अंदर पूरा छाया हुआ है। ठीक है ना। तो आज जैसे मैं टेंस को एक नए तरीके से बताऊंगा, फिर आप लोग एक तरीका पहले मैंने बता दिया है, एक तरीका और आपको नए तरीके से बताता हूँ कि अपन टेंस कैसे करें। तो मैं टेंस वर्ब, अब मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या होता है, तो कोई बच्चा बता सकता है वर्ब क्या होता है? नहीं ध्यान है आपको। वर्ब को कई बच्चे कहते हैं सर ये केवल शो करता है एक्शन को। वर्ब शोज ओनली एक्शन, केवल एक्शन को शो करता है। ठीक बात है, एक्शन के अलावा और भी चीज शो करता है, स्टेट को शो करता है और पोजीशन को शो करता है। किसको शो करता है? पोजीशन को शो करता है। अब ये 2 चीजें हो गई, आपकी 3 चीजें कि वर्ब क्या होती है, क्योंकि अपना क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अपने को वर्ब ही पढ़ना है। तो ये क्या करता है? एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है, पोजीशन को शो करता है। अब आप कहोगे सर क्या होता है ये एक्शन, स्टेट और पोजीशन? तो इसके अंदर मैं आपको सेंटेंस देता हूं 3। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। ऑन टाइम एक सेंटेंस मैंने दिया। दूसरा सेंटेंस मैंने दे दिया ही इज इल, और तीसरा सेंटेंस दे दिया ही हैज ए कार। ही हैज ए कार, ये मैंने दे दिए। अब आपको मैंने ये पूछा, यहां पर गोज क्या है, इज क्या है, हैज क्या है, तीनों चीजें दे दी। अब ये गोज किसको शो करता है? एक्शन को शो करता है। और इज किसको शो करता है? स्टेट को शो करता है। ठीक है ना। और ये किसको शो करता है? पोजीशन को शो करता है कि मेरे पास एक क्या है, कार है, मेरा अधिकार है, मेरे पास कार है। तो ये एक तरीके से वर्ब की मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? ये मेन वर्ब हो गई आपकी। ठीक है ना। अब अंग्रेजी में तो वर्ब्स की डेफिनेशन क्या बनी? वर्ब शो एक्शंस, स्टेट एंड पोजीशन। इन तीनों चीजों को क्या करता है? वो तीनों चीजों को शो करता है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एक मिनट, अब देखिए इसके अंदर ये होगा ना कि अब वर्ब्स एक्शन, स्टेट और किसको शो करता है? और पोजीशन को शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ब के बारे में। अब आपको पूछे टाइप्स ऑफ वर्ब, कोई आपसे पूछ ले भाई टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होता है? ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही कंपल्सरी है। जो राजस्थान बोर्ड से कंपल्सरी 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके 8 सेंटेंस भी आते हैं। कितने सेंटेंस आए थे? अभी 2020 में आया था, मैं आपको दिखाऊंगा क्या कौन कौन से आए थे। तो ही हैज ए कार, ठीक है, ये मैं 3 उतार दिया। अब मैंने आपसे पूछा वर्ब के टाइप क्या होते हैं, तो आपने सुना होगा वर्ब के टाइप्स कितने प्रकार की होती है? वर्ब्स 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स आर 2 काइंड्स ऑफ। तो ये डेफिनेशन होगी ना वर्ब की, एक्शन, स्टेट और पोजीशन को शो करता है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा भाई टाइप्स ऑफ वर्ब बताइए मेरे को। टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है ना।
तो कोई विद्यार्थी बता सकता है वर्ब क्रिया कितने प्रकार की होती है? नहीं मालूम क्रिया? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। एक आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब, नाम सुना है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब का अपन और भी कह सकते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है आपका मेन वर्ब। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मैं आपसे पूछूं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कोई बता सकते हो आपने? मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? बताओ मेन वर्ब कौन कौन सी होती है और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? नहीं बता सकते। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर कहते हैं। वेरी गुड। इज, आर, एम, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और इसके साथ में डू, डज, डिड भी हेल्पिंग वर्ब, और हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब। अब इसके अंदर मेन वर्ब में कौन सी होती है? जिसके पीछे मीनिंग में ना आता है, खाना, पीना, रोना, हंसना, खेलना, प्ले है, राइट है ना? प्ले है, राइट है ना? ये प्ले है, राइट है, ये क्या है? मेन वर्ब कहलाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने जैसे हेल्पिंग वर्ब बता दिया और मेन वर्ब आप मेरे को बता दिया, मैं आपसे पूछूं बताइए इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज और हैव, क्या ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है? जैसे आपने भी कहा कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है। देखो टेंस की क्रियाएं जितनी होती है ना वो सारी हेल्पिंग वर्ब में आती है ना। लेकिन इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज और हैव और हैड ये किस में आएगा? आपको बता सकता है विद्यार्थी? ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये दोनों है, ये दोनों है। आपको कि सर दोनों कैसे हैं? एक्सप्लेन करो सर इसको कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, अभी आप लिख रहे हो हेल्पिंग वर्ब और आप अब कह रहे हो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज इल, सीता इज इल। अब मैंने इज प्लेइंग और इज, देखो उसको समझो, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज, बहुत माइन्यूटली इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। अपन कई बार बोलते हैं ना आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, तो जैसे मैंने पूछा आई एम इल या ही इज इल, इल पर अंडरलाइन कर दिया तो ये इज यहां पर क्या हो गया बताइए? मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? क्योंकि यहां पर ये क्रिया बनाना मेन वर्ब और मैंने यहां पर ये दिया ही इज प्लेइंग, तो ये इज क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के साथ देखो आई भी है प्लेइंग, तो ये अंग्रेजी में क्या बन गया? मेन वर्ब। देखिए अंग्रेजी के अंदर जो क्वेश्चन आंसर अपन अटेंड करते हैं बोर्ड के अंदर, या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, या अंग्रेजी के अंदर कोई सीन लिखते हैं, या कोई कंपोजिशन लिखते हैं, तो उस समय अंग्रेजी के अंदर अपन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कभी कभी अपन इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज इनको अपन क्या कर लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मान लेते हैं। तो कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कभी कभी ये किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है। दोनों का काम करता है ना। तो जैसे अभी आपको दो सेंटेंस के द्वारा समझिए आप कि सर ने क्या लिखा है? सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज इल। तो देखिए यहां इज प्लेइंग के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आ गया। और यह इल क्या हो गया? बीमार। सीता बीमार है ना, करता एडजेक्टिव हो गया ये। तो कहने का मतलब है कभी कभी ये मेन वर्ब का काम करता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। तो अंग्रेजी में कितने प्रकार की क्रिया होगी? दो प्रकार की। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर क्या कहता है? जितनी हेल्पिंग वर्ब टेंस की क्रिया आती है वो आती है, प्लस मेन वर्ब के अंदर प्ले, राइट है ना, ये क्रियाएं आती है। जो इसके पीछे ना शब्द है, हिंदी में कहते हैं ना शब्द आता है, खाना, पीना, रोना, हंसना, खेलना, ऑल आर मेन वर्ब्स और ये हेल्पिंग वर्ब। अब आपको क्या सर आपने इसको हेल्पिंग वर्ब भी मान लिया और इसको आपने मेन वर्ब भी मान लिया, ये दोनों चीजों में भूमिका अदा करता है। इसका डबल रोल हो गया, इधर भी हो गया हेल्पिंग वर्ब के
अंदर और मेन वर्ब के अंदर भी हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, क्योंकि ये टॉपिक अपने इसके अंदर काम आएगा। तो ये क्या हो गया, अपन फंक्शन के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। फंक्शन के आधार पर टाइप्स ऑफ वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब इसी के अंदर एक आ जाता है ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब। ये किसके आधार पर हो गया, फंक्शन के आधार पर। किसके आधार पर हो गया, फंक्शन के आधार पर। वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब इसी प्रकार ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती है, बता सकते हो? ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में आपने नाम सुना है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, है ना। तो ये वर्ब के अंदर ही काम आता है। तो ये आपकी समझ में आ गया, इसको इतना जरूरत नहीं है लिखने की, एकदम इजी है, आपको समझना है मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि ये अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेशन में भी काम आती है और टेंसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके अंदर भी काम आती है। थोड़ा आपको ध्यान से कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, कंसंट्रेट होकर इसको ध्यान में रखो, सब क्या कह रहे हैं, इसको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको चलते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये मेरा कंफ्यूजन पॉइंट, इट इज नॉट ए कंफ्यूजन पॉइंट, इट इज वेरी इजी पॉइंट। केवल कंसंट्रेट करना है, आपको ध्यान देना है कि सर अब क्या करें, सर करें वर्ब के आधार पर, टाइप्स ऑफ वर्ब, फंक्शन के आधार पर। अब मैंने कहा इसके ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी बताई थी बोलो, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। क्या बताई थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये हमेशा अपने साथ क्या रखता है, ऑब्जेक्ट रखता है। ये चीज समझिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या रखता है, कंटेन्स ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के ये बन नहीं सकता है ट्रांजिटिव। और ये इंट्रांजिटिव क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप कहोगे सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि विदाउट सेंटेंस, विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। सो यू शुड प्रैक्टिस देन। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, मेन, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये वर्ब होती है, ये वर्ब के फॉर्म है, ये इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने क्या कहा, सी स्टॉप्ड, सी या ही स्टॉप्ड हिज कार। अब मैंने कह दिया ही स्टॉप्ड सडनली। अब मैंने ये सेंटेंस की, देखो सेंटेंस समझिए आप, सेंटेंस को समझोगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तब अंग्रेजी में आप करेक्ट लिखोगे ना। जब आपकी चीज एक्सप्लेन नहीं है, अभी मैंने क्या कहा, सीता इज इल, सीता इज प्लेइंग, तो कितना सेंटेंस में फर्क है, दोनों मेन वर्ब है। सीता इज गर्ल, तो तुमको सर की ज्यादा तो लाइव नहीं लगे, सीता इज गर्लिंग करते क्या टेंस के हिसाब से, नहीं। तो वो इज अकेला क्या करता है, वहां पर स्टेट को दिखाता है। तो इस तरीके से आपको समझो। ये देखो, ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी गाड़ी को रोका। ही स्टॉप्ड सडनली, उसने अचानक रोका। अब इसमें आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्या है, ही स्टॉप्ड, स्टॉप्ड वर्ब हो गई। अब हिज कार यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना ऑब्जेक्ट। तो मैंने भी क्या लिखा है, इसके अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्रिया कौन सी कहलाती है, ट्रांजिटिव। क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सब ऑब्जेक्ट है। मैंने एक पत्र सीता के लिए लिखा, तो अब देखिए मैं लिखने वाला हूं, सब्जेक्ट हो गया, किसके लिए लिखा, सीता के लिए लिखा, ऑब्जेक्ट भी है, दोनों है ना। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहां लिखना क्रिया क्या होगी, बोलो, ट्रांजिटिव क्रिया होगी। क्या होगी, ट्रांजिटिव क्रिया। और मैंने रोक दिया तुरंत। अब यहां सडनली शब्द क्या है, ये देखो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है।
इसलिए यह यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर एडवर्ब है। और मैंने अभी क्या लिखा है, इसकी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या लिखी है, इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑब्जेक्ट, बट इंट्रांजिटिव वर्ब इज पॉसिबल विदाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अब इसके ऑब्जेक्ट का है ही स्टॉप्ड सडनली। अब सडनली में यह एडवर्ब आ गया, जबकि आना चाहिए क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी आना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या हो गई, स्टॉप्ड क्रिया एक तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव क्रिया के अंदर अपन कई बार हिंदी में भी समझते हैं, टीचर पढ़ा दे के बाद कहते हैं कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का नाम सुना है, तो बच्चे कहते हैं हाँ सुना है। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो अधूरा रह जाता है यहाँ। तो उसमें अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के लिए आप ये कहिए कि सर इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो एडवर्ब या एडजेक्टिव इसके अंदर होते हैं। नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो भी बन जाता है। अब यह नाउन प्रोनाउन तो है नहीं, एडवर्ब और एडजेक्टिव आ गया, इसलिए ये वाक्य इंट्रांजिटिव क्रिया कहलाती है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा सेंटेंस, एक तो आता ना ही फॉट, आप लोग बताना इसको, ही फॉट विथ द थीफ, ही फॉट विथ द थीफ। और फिर मैंने दे दिया ही फॉट bravely, he fought bravely। ये मैंने दो सेंटेंस दिए, मैंने पूछा बताइए ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस कौन सा है। आपने फॉट को अंडरलाइन किया, ठीक है। फॉट के बाद देखो क्या है, विथ द थीफ, चोर के साथ लड़ाना वह है, तो ऑब्जेक्ट आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया ना। तो ऑब्जेक्ट आते ही मैंने क्या कहा, ट्रांजिटिव। अब मैंने ये कह दिया ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरता से लड़ा। अब ब्रेवली यहां पर क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाला है। वह कैसे क्रिया की विशेषता बताने वाला है, तो ये एडवर्ब हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये एडवर्ब हो गया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने आपको भी बताया था। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन के आधार पर ऑक्सिलरी और मेन वर्ब बताया था। क्रिया के दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने क्या क्या आपको बताया था, टेंस की क्रिया। कोई आपसे सामान्य भाषा में बच्चे बता ही देते हैं, डू, डज, ईट, आर, एम, हैज, हैव, हैड, इट। और मेन वर्ब के अंदर प्ले, राइट, लाफ, है ना, स्टॉप, गो, ऑल आर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब हो गया। एक मैंने आपको बताया था फंक्शन के आधार पर टाइप्स ऑफ वर्ब्स, और फिर मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के आधार पर टाइप्स ऑफ वर्ब। तो आपके ये समझ में आया या नहीं आया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और अपने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। फिर आपके आधार पर आएगा क्या, टॉपिक आपका आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे पढ़े। तो ये तो मैंने एक जनरली आपको वर्ब के बारे में बताया था। अब अपन इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताने देता हूं। और टॉपिक है आपका फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाउ वी फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये सामान्य डेफिनेशन थी, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। कभी कोई पूछ लेता है आपको इंट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव के बारे में ना, तो ये अपने को विशेष में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कभी कभी पूछ इज आर एम वाज वर्ब क्या है, तो बच्चे तो एक ही उत्तर है, हर बच्चे का उत्तर एक ही है कि सर इज आर एम और वाज वर्ब तो टेंस की क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। नो, ये दोनों है। तो जिसका दोनों है तो आप कैसे बताओ मेरे को दोनों कैसे हैं। तो आपको सर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एम के बाद तो आई ही है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है। फिर कह दिया मैंने आई एम इल, तो आई एम इल, तो आई एम इल हो गया, तो देखो ये कोई अलग है, ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में जानकारी है। आपकी समझ में आया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, क्रिया, इसकी परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, केवल ये एक्शन को शो नहीं करता बल्कि स्टेट को और पोजीशन को शो करता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है।
ठीक है ना, इसमें अधिकार होता है, इसमें कुछ चीज स्टेट अदा करना, एक्शन कार्य। तो ये सारी डेफिनेशन होगी। अब आपके सामने आएगा कि सर फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको आप शॉर्टकट में बताओ हम कैसे फिलअप करें। ये 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th राजस्थान बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन वो बेस वही रहता है। 8th में भी आता है, और भी मैंने 10th में कितने सेंटेंस लिखे, 8 सेंटेंस आएंगे। आप कहेंगे सर 8 सेंटेंस में दिखाना बोर्ड के अंदर। अभी 2020 के अंदर आया है, 2020 के अंदर 8 सेंटेंस आया, मैं 8 सेंटेंस आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिलअप करें। तो देखिए, आप सबसे पहले याद रखिए, टेंस का एक चार्ट पूरा मैं बनाता हूं आपको, और आपको एकदम ध्यान में इसको साफ रख कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर कि टेंस कैसे फिलअप करें। देखिए, सबसे पहले टेंस के लिए आपको एक चीज आप लिखोगे, टेंस के आप नाम याद करो। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर मैंने दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट, फिर मैंने दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, नो प्रॉब्लम। और फिर अपन ने इसको एक तरीके से यहाँ पर मैंने लिखकर इसको ऐसे फिलअप कर दिया। और इसको देखो, एक पूरा चार्ट के रूप में इसको लर्न करो। आप एक चार्ट बनाइएगा, आप उस चार्ट के तरीके से आप इसको लर्न कीजिएगा, जिससे नो प्रॉब्लम, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी और लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ से तो ले लिया प्रेजेंट का, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया पास्ट का। क्या ले लिया? पास्ट का। पास्ट सिंपल लिख दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वाला फ्यूचर का कॉलम हो गया। देखिए, आप वेरी इजी मेथड से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मैं फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। भाई पहचानो कि कौन आया है। अभी मैं आया क्लास के अंदर, आप पहचानो तो सही कि कौन सा आया है, कि सर यादव जी सर है। आप पहचान नहीं पा रहे, मेरी पहचान होनी चाहिए। तो इसमें भी इसकी पहचान होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। पहचान ही नहीं पा रहे हो आप, कौन है, कौन है, पता ही नहीं चला कौन है। अरे उसकी आइडेंटिफिकेशन है कुछ ना कुछ। तो ये हो गया पास्ट सिंपल, और इधर दे दिया मैंने पास्ट कंटिन्यूस, और इधर दे दिया मैंने पास्ट परफेक्ट, और इधर दे दिया मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, और फिर दे दिया आपको फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, ध्यान से सुनो, बोर तो नहीं हो रहा ना। देखो, बोरिंग होते ही काम सब खराब हो जाएगा। बोरिंग नहीं होना है, एक्टिव होके सुनना है। बिना एक्टिव होके भी आप होके सुन, हमने फिजिकल का ले लिया, इंग्लिश का ले लिया, साइंस का ले लिया, उसका ले लिया, नो प्रॉब्लम। फिजिकल फिटनेस इज कंपल्सरी फॉर ए गुड स्टूडेंट। एक अच्छे विद्यार्थी की क्या पहचान है? फिजिकल फिटनेस होना, सुनना चाहिए इसको। सब्जेक्ट आपको सारे लर्न करने हैं। तो ये मैंने पास्ट का लिख दिया। अब आपको करना है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, और इधर लिख दिया मैंने फ्यूचर परफेक्ट, और इधर लिख दिया मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ठीक है ना। ये उस दिन बताया था। एक इसका अलग तरीके से बताऊं, ये एक तरीके से मैंने पहले एक तरीका बता चुका हूं, मैं टेंस का चार्ट पहले दे चुका हूं। अब ये नए तरीके से आप बता रहा हूं। अब आपको सर इसका नया मेथड आपका क्या है बताइए। देखिए, इसकी मैंने अभी आपको क्या था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कोई विद्यार्थी बता सकता है? प्रेजेंट सिंपल में तो आपको कि सर डेली, इसमें डेली शब्द आता है। अभी आया था 2020 के अंदर डेली शब्द, डेली, रेगुलरली, यस, वेरी गुड, डेली, रेगुलरली, ऑलवेज। बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की। डेली, रेगुलरली, ऑलवेज, सेल्डम,
जनरली, तो डेली, रेगुलरली, ऑलवेज, सेल्डम, जनरली, ऑलवेज लिख दिया, ऑफन, OFTEN, और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है ना। डेली, रेगुलरली, ऑलवेज, सेल्डम, जनरली, ऑफन आदि शब्द आते हैं ना, ये और भी है, फ्रीक्वेंसी बहुत सी है, तो उसके आधार पर अपन प्रेजेंट सिंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ वी आइडेंटिफाई प्रेजेंट सिंपल टेंस? तो देयर आर सम फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कैन आइडेंटिफाई, इट इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आपसे कोई पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, और बोलो, स्टिल है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, और कोई पहचान भैया मैं बोलो आपको ध्यान दो, कोई बोलो, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, और बोलो, लिसन, लुक, सी, लिसन, लुक, सी और डोंट। ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये शब्द है, और भी शब्द है, इनको ध्यान में नहीं आए होंगे, और भी शब्द है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन सा होता है बताइए? ऑलरेडी, ऑलरेडी, जस्ट, नहीं, ऑलरेडी, जस्ट, और जस्ट नाउ, और बोलिए, ऑलरेडी है, जस्ट है, नाउ है, और बोलिए, लेटली, रिसेंटली, सो फार, लेटली, रिसेंटली, सो फार, सो मेनी फ्रीक्वेंसी। तो ऑलरेडी है, जस्ट है ना, स्टिल, स्टिल तो इसमें आ गया होगा, स्टिल इसमें आ गया, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार। सो फार का प्रयोग हमेशा नेगेटिव में होता है, और इसकी पहचान आपको ध्यान होगी, फॉर प्लस सिंस के साथ टाइम आता है। ये तीनों टेंस एक ही है, फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम, ठीक है। अब आपके सामने ये आ गया कि पास्ट सिंपल में कौन से लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट सिंपल टेंस। आप में से कोई बता सकता है पास्ट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होती है? यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, है ना, एगो, ये सब पास्ट टेंस की होती है। तो आपको अगर यस्टरडे शब्द दे दिया, यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एगो, है ना, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एगो, ये जो वर्ब है ना, ये किसकी होती है? आपकी पास्ट सिंपल की होती है। अब आपसे कोई पूछे पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? पास्ट कंटिन्यूअस में यही पहचान वापस आ जाएगी सेम, लेकिन फिर भी इसके अंदर आप व्हेन या व्हाइल वाला एक इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखो, और इसके अंदर बिफोर या आफ्टर वाला इंपॉर्टेंट है, बिफोर या आफ्टर, और फ्रीक्वेंसी ये भी है। लेकिन पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस चल रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी इसमें आ जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी इसमें आ जाएंगी, लेकिन व्हेन और व्हाइल वाला, बिफोर आफ्टर वाला, फॉर या सिंस प्लस टाइम, तो ये पास्ट का हो गया। अब आपने सामने चलेगा फ्यूचर का, फ्यूचर का आ जाएगा टुमारो, टुमारो, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लड़की, नेक्स्ट ईयर। ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसकी है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भविष्य में कोई काम की संभावना हो, वह मुझसे मिलने आएगा, he will be coming to meet me, तो इसमें यही पहचान होगी, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रखना बाई प्लस टाइम आता है,
और इसके अंदर बाई प्लस टाइम प्लस 4 या सिंस के साथ भी टाइम आता है। देखो इसमें दो टाइम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये मैंने पूरी फ्रीक्वेंसी बनाई है, आपका एक चार्ट बनाया है, पूरी फ्रीक्वेंसी बनाई है कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब इसके साथ आपके यहाँ पर मैं मोस्टली इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो लिख देता हूँ, डू डट या फर्स्ट फॉर्म इसकी पहचान है, ये तो आपको ध्यान में होगा, ये मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बता दिया, डू डट फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। लेकिन इन टेंसों के लिए भी आपको ये आइडेंटिफिकेशन भी आनी चाहिए, डू डट, और इसकी मैंने क्या बताई थी, बता सकता है कोई, इज आर, क्या होती है, इज आर एम प्लस आई एन, और इसकी आप लिख देना हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसकी, और इसकी आपको ध्यान में है हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी आता है, क्या आता है, आईएनजी आता है। तो ये आपकी देखो, एक तो ये फ्रीक्वेंसी लिखिए, ये फ्रीक्वेंसी आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अभी मैं 2020 का एक पेपर है 10th क्लास का, उसको मैं आपको लोगों को कराऊंगा, आप लोग देखना कि सर बहुत इजी आया। 8 के 8 सेंटेंस आप इन फ्रीक्वेंसी से आप कर देंगे 100%, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की। अब इसकी क्या होती है आपको ध्यान में है, डिडिया सेकंड फॉर्म, इसकी आपको ध्यान में होनी चाहिए वाज वर्ब प्लस आईएनजी, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, और इसकी मैंने आपको लिख दी थी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इसकी लिख दी थी मैंने हैड बीन प्लस आईएनजी, और इसकी मैंने आपको ध्यान में आपको विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इसकी भी आपको ध्यान में विल बी शैल बी प्लस आईएनजी, विल बी शैल बी प्लस आईएनजी, और इसकी विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इसकी विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस आईएनजी। अब ये आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। अब इसके सेंटेंस आपको मैं कल दूंगा, और ग्रामर में जो पेपर में आए 2-4 साल के पेपर, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मैं आज के लिए आपको इतना ही होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग इसकी फ्रीक्वेंसी कल मुझे एकदम लर्न करके याद करके सुनाएंगे। पहले तो आप टेंस का नाम याद करेंगे, फिर इसकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी याद करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी मैं नेक्स्ट डे I will tell you fill the blanks. Thank you.